क्या आपने कभी गौर किया है कि संगीत जगत के सबसे स्थिर लोग प्रेरणा के बारे में बात नहीं करते? वे हर दिन प्रेरणा से भरपूर होकर नहीं उठते। वे सही समय का इंतजार नहीं करते। वे बस आते हैं और हर दिन जो करने की जरूरत होती है वो करते हैं। कोई बातचीत नहीं। जहां कुछ लोग इस इच्छा के प्रकट होने का इंतजार करते हैं, वहीं इन लोगों ने इसे पहले ही कर लिया है। जहां कई लोग YouTube वीडियो में सस्ती प्रेरणा ढूंढते हैं, वहीं ये लोग पहले से ही प्रशिक्षण ले चुके हैं, संगीत का अध्ययन कर चुके हैं और प्रदर्शन कर चुके हैं। और जब कुछ लोग पूछते हैं कि ये लोग ऐसा कैसे करते हैं, तो इसका जवाब कभी भी भावनाओं से जुड़ा नहीं होता। ये किसी बहुत पुरानी और बहुत गहरी बात के बारे में है। 10वीं शताब्दी के जापान में हेयान काल के दौरान एक ऐसी अवधारणा थी जो साधारण पुरुषों को पौराणिक पुरुषों से अलग करती थी। इस अवधारणा में न तो शारीरिक शक्ति की बात की गई थी, न ही बुद्धिमत्ता की। यह अवधारणा उस चीज के बारे में बात करती है जिसे जापानी लोग यामातो दामाशी कहते हैं, जापानी आत्मा। वो आत्मा जो शरीर को तब भी गतिमान रखती है जब मन रुकना चाहता है। इस अवधारणा ने अजेय योद्धाओं का निर्माण किया। इसने ऐसे सेनापति पैदा किए जिन्होंने इतिहास बदल लिया। और सदियों बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे बेरहमी से विकृत कर दिया गया, जब जापानी सरकार ने इसका इस्तेमाल सैन्य प्रचार और चरम राष्ट्रवाद के लिए किया। लेकिन यामातो दामाशी का मूल सार युद्ध या साम्राज्य से बिल्कुल भी संबंधित नहीं था। ये एक सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली बात के बारे में था, यानी भावना से ऊपर कर्तव्य की प्रधानता। आज आप जानेंगे कि इस प्राचीन अवधारणा का वास्तव में क्या अर्थ है और ये आपको कैसे एक ऐसे व्यक्ति से बदल सकती है जो बहुत कुछ जानता है लेकिन कुछ नहीं करता। एक ऐसे व्यक्ति में जो कार्रवाई करने से खुद को रोक ही नहीं सकता। लेकिन सबसे पहले मुझे आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनानी होगी जिसके पास दुनिया का सारा ज्ञान था, लेकिन उसे में इस्तेमाल करने का साहस नहीं था। शुरू करने से पहले मुझे यहां एक बात स्पष्ट करनी है। प्रेरणा दो प्रकार की होती है। सस्ती प्रेरणा, जिसे हम उत्साह कह सकते हैं, और एक दूसरी तरह की प्रेरणा होती है जो महत्वपूर्ण होती है, यानी कार्रवाई का कारण। इसे हम दूसरी तरह की प्रेरणा कह सकते हैं। अगर आपने चैनल का पिछला वीडियो देखा है तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पहली तरह की प्रेरणा यानी उत्साह आपको वहां तक नहीं पहुंचा सकती जहां आपको होना चाहिए। इसे शुरू से ही स्पष्ट कर देते हैं ताकि आपके मन में कोई भ्रम न रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक करने और कमेंट करने का अनुरोध करता हूं। आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा किस काम को टालते हैं? आप जो योजना बनाना चाहते हैं वो क्या है? और आपको ये भी पता है कि क्या करना है, लेकिन कार्य करने से पहले हमेशा रुकें और अधिक जानकारी प्राप्त करें। अपनी टिप्पणी जरूर दें, लेकिन टिप्पणी करने वाले अन्य लोगों की मदद भी करें। हो सकता है कि उनमें से कुछ को ऐसे क्षेत्र में सलाह की आवश्यकता हो जिसमें आप निपुण हों, या ऐसी कोई चीज हो जिससे आप पहले निपट चुके हों। आइए ऐसे लोगों का एक समुदाय बनाएं जो एक दूसरे की मदद करते हैं और चाहते हैं कि हर कोई बेहतर हो। आपके समय और ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पर वापस चलते हैं। अध्याय 1। वो व्यक्ति जो सब कुछ जानता था और कुछ नहीं करता था। वर्ष 950, हान काल, जापान। तातायोशी 24 वर्ष के थे और उन्होंने 60 वर्ष के पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक पुस्तकें पढ़ ली थीं। एक कुलीन परिवार के पुत्र होने के नाते उन्हें चीनी क्लासिक्स, बौद्ध ग्रंथों और कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं तक पहुंच प्राप्त थी। जबकि अन्य युवा रईस अपना समय पार्टियों और कविता में बर्बाद करते थे, तातायोशी सैन्य रणनीति, युद्ध की रणनीति और युद्ध के दर्शन का अध्ययन करते थे। उसका सपना एक महान योद्धा बनने का था, शायद एक ऐसा सेनापति बनने का भी जो जापान का भाग्य बदल दे। लेकिन उन्हें एक बेहद गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा था। वो अभिनय नहीं कर सकता था। हर सुबह तातायोशी बड़ी बड़ी योजनाओं के साथ जागता था। आज का दिन ही वो दिन होगा। आज से वो असली प्रशिक्षण शुरू करेगा। आज वो अपनी तलवार उठाएगा और तब तक अभ्यास करेगा जब तक उसके हाथों से खून न बहने लगे। लेकिन फिर कुछ न कुछ हो जाता। वो एक नई किताब ढूंढता, संगीत की किसी ऐसी तकनीक पर कोई पाठ ढूंढता
जिस पर उसने अभी तक पूरी तरह से महारत नहीं पाई थी। और वो सोचता, सिद्धांत को पूरी तरह समझे बिना मैं प्रशिक्षण कैसे ले सकता हूं। वो पढ़ता, अध्ययन करता, याद करता, और जब अंततः उसे लगा कि वो कार्य करने के लिए तैयार है, तब तक दिन समाप्त हो चुका था। कल, उसने खुद से वादा किया, कल से शुरू करूंगा। घर के नौकर कानाफूसी करने लगे। दूसरे रईस उनकी पीठ पीछे हंसने लगे। तादोशी, किताबों का योद्धा, उन्होंने उपहास किया। वो तुम्हें ज्ञान से मार सकता है, लेकिन तलवार से कभी नहीं। सच्चाई चुभती थी, क्योंकि वो वास्तविक थी। उसके पास सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त तकनीकी ज्ञान था, लेकिन उसने खुद कभी पसीना नहीं बहाया था। घंटों के प्रशिक्षण के बाद अपनी मांसपेशियों में जलन कभी महसूस नहीं की थी। कभी उस वास्तविक असुविधा का सामना नहीं किया था जो सिद्धांत को कौशल में बदल देती है। उसके पिता, एक सख्त आदमी जो सैन्य सलाहकार के रूप में सेवा कर चुके थे, ने एक दिन उसकी ओर देखा और कुछ ऐसा कहा जो किसी भी आदमी को तोड़ देता। तुम्हारे पास एक सेनापति का दिमाग है और एक लेखक का दिल। बिना कर्म के ज्ञान बेकार है। तुम एक भूत हो जो जीवित होने का नाटक कर रहा है। तातोशी, उस रात उसे नींद नहीं आई। उसके पिता के शब्द गरज की तरह गूंज रहे थे। वो जानता था कि ये सच है। इतना सारा ज्ञान, इतने वर्षों का अध्ययन, और वो बिल्कुल वैसा ही रहा, कमजोर, झिझकता हुआ, अपने ही विचारों में फंसा हुआ। अगली सुबह कुछ अलग ही हुआ। उसने कोई किताब नहीं खोली। वो चला गया। अध्याय 2, जंगल में मुलाकात। तादोशी अपने परिवार की जागीर के पास के जंगल में बिना किसी उद्देश्य के घूम रहा था। हवा ठंडी थी, सूरज अभी मुश्किल से निकला था। उसे नहीं पता था कि वो क्या खोज रहा था। शायद स्पष्टता, शायद अपनी किताबों पर वापस जाने का कोई बहाना। तभी उसने वो आवाज सुनी, एक लयबद्ध दोहराव वाली ध्वनि। धातु हवा को चीर रही थी, लकड़ी लकड़ी से टकरा रही थी। वो उस ध्वनि का पीछा करते हुए एक छोटे से खुले मैदान में पहुंचा और वहां एक आदमी खड़ा था। वो लगभग 50 वर्ष का रहा होगा। उसके बाल सफेद हो रहे थे और एक साधारण जूड़े में बंधे थे। उसके शरीर पर पुराने निशान थे। वो एक लकड़ी की तलवार लिए हुए था। एक ही तरह की हरकतें बार बार, सैकड़ों बार दोहरा रहा था। वही वार, वही मुद्रा, वही सांसें। तादोशी मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा। उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न प्रयास का, न आनंद का, बस गति, शुद्ध, निरंतर, निर्बल। जब वो आदमी अंततः रुका, तादोशी उसके पास पहुंचा। गुरुजी, उसने सम्मान के इस शब्द का प्रयोग करते हुए कहा, ये जाने बिना कि वो आदमी इस उपाधि के योग्य है या नहीं। मैंने आपको प्रशिक्षण करते देखा है। आप में एक ऐसा अनुशासन है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। कृपया मुझे सिखाएं। उस आदमी ने उसे सिर से पैर तक देखा। उसने उत्तम वस्त्र, कोमल हाथ और उस व्यक्ति की मुद्रा देखी जिसने कभी एक दिन भी काम नहीं किया था। नहीं, उसने सरलता से कहा और मुंह फेरने लगा। रुको, तातादोशी ने हताशा से कहा। मैंने सारी तकनीकें सीख ली हैं। मुझे पता है सुनसु। मैं चीनी जनरलों की रणनीतियां जानता हूं। मैं जल्दी सीख सकता हूं। वो आदमी रुक गया। वो धीरे से मुड़ा। उसकी आंखें पत्थर जैसी कठोर थीं। तुम्हें तकनीकें पता हैं? अच्छा, खुद इस्तेमाल करो। और वो चलता रहा। तादोशी को अपने सीने में कुछ जलने जैसा महसूस हुआ। शर्म, क्रोध, हताशा। कृपा करो, वो रोया। मुझे बदलना होगा। मुझे अपने आप से बढ़कर बनना होगा। वो आदमी फिर रुक गया। इस बार वो काफी देर तक चुप रहा। अंत में बिना पीछे मुड़े उसने कहा, तुम हार मान लोगे? मैं नहीं मानूंगा, तादोशी ने तुरंत जवाब दिया। हर कोई हार मान लेता है। मैं नहीं जा रहा। वो आदमी मुड़ा। उसने तातोशी के चेहरे को गौर से देखा। उसे वहां निराशा दिखाई दी, लेकिन निराशा काफी नहीं थी। निराशा तो बस एक और भावना थी, और भावनाएं तो गुजर जाती हैं। लेकिन शायद इस नौजवान रईस को यह बात खुद ही समझनी थी। कल, उस आदमी ने कहा, यहां सूर्योदय से पहले अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें सिखाने पर विचार करूंगा। अगर नहीं आए तो फिर कभी वापस मत आना। तातोशी ने जोर से सिर हिलाया। मैं यहां रहूंगा, मैं वादा करता हूं। वो आदमी लगभग हंस पड़ा। वादे?
मानो वादों का कोई मतलब हो। अध्याय 3। पहले दिन। तातोशी उस रात सो नहीं पाया। हर बार जब वो अपनी आंखें बंद करता तो उसे उस आदमी का कठोर चेहरा दिखाई देता। उसने आवाज सुनी, तुम हार मानने वाले हो। वो हार नहीं मान सकता था, इस बार नहीं। वो भोर से 1 घंटा पहले खुले मैदान में पहुंच गया। अंधेरा और ठंड थी। वो कांपते हुए तब तक इंतजार करता रहा जब तक सूरज की पहली किरणें पेड़ों को छू नहीं गईं। वो आदमी एक भूत की तरह प्रकट हुआ, बिना किसी आवाज के। अचानक वो बस वहीं था। उसने तातायोशी को देखा, शायद आश्चर्य या निराशा भरी नजरों से। यह कहना मुश्किल था। तुम आ गए, वाले आदमी ने कहा। यह कोई तारीफ नहीं थी, ये एक टिप्पणी थी। मैंने कहा था कि मैं आऊंगा। शब्द, उस आदमी ने बुदबुदाया। आज मैं पता लगाऊंगा कि तुम्हारे पास शब्दों के अलावा कुछ और है या नहीं। इसके बाद जो हुआ वो नरक था। जिस आदमी ने आखिरकार अपना नाम काइदो बताया, उसने सरल तरीके से शुरुआत की। एक बुनियादी मुद्रा, झुककर, घुटने मुड़े हुए, पीठ सीधी, बाहें फैली हुई, हाथ में लकड़ी की तलवार। उसने समझाया कि ये मुद्रा हर चीज की नींव है। कितनी देर? तातोशी ने पूछा। जब तक मैं तुम्हें रुकने के लिए ना कहूं। 2 मिनट बाद तातायोशी के पैर कांप रहे थे। 5 मिनट बाद वो ठंडे पसीने से तरबतर था। 10 मिनट बाद उसके शरीर का हर हिस्सा हिलने, सीधा होने, रुकने के लिए तड़प रहा था। गुरुजी, मैं नहीं रुकूंगा। सन्नाटा। कीतो बीच में बोला। वो एक चट्टान पर बैठा घूर रहा था, तातायोशी उसी भावहीन चेहरे के साथ। तुम्हारा मन तुम्हें रुकने को कह रहा है। ये झूठ बोल रहा है। 15 मिनट। तातायोशी की आंखों में आंसू आ गए। दुख के नहीं, बल्कि शारीरिक पीड़ा के। मैं इसे रोक नहीं सकता, कीतो ने अचानक कहा। तातायोशी आगे की ओर झुक गया। सांसें ऐसे चल रही थीं जैसे उसने मैराथन दौड़ लगाई हो। उसके पैर कांपना बंद नहीं कर रहे थे। उसने काओ की ओर देखा। किस उम्मीद से? समझ, प्रोत्साहन। उसे निराशा ही मिली। 15 मिनट, कीटो ने कहा। और तुम अभी से हार मानना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि लड़ाई 15 मिनट तक चलती है? क्या तुम्हें लगता है कि दुश्मन तुम्हारे आराम करने का इंतजार करते हैं? तातायोशी ने अपना सिर नीचे कर लिया। शर्मिंदगी असहनीय थी। घर जाओ, काओ ने खड़े होते हुए कहा। तुम में वो बात नहीं है। तातायोशी के अंदर कुछ टूट गया। नहीं, कुछ जाग उठा। नहीं, उसने कहा, खुद को कांपते हुए पैरों पर फिर से खड़ा करते हुए। मैं इसे फिर से करूंगा। कीटो ने देखा उसे संगीत में नई रुचि जगा दी। तुम्हें लगता है कि प्रेरणा तुम्हें बचा लेगी? यह गुस्सा जो तुम अभी महसूस कर रहे हो वो बीत जाएगा। कल तुम उठोगे और वापस नहीं जाना चाहोगे। मैं वापस आऊंगा। क्यों? काओ ने पूछा। यह कोई व्यंग्यात्मक प्रश्न नहीं था, यह एक परीक्षा थी। तातायोशी ने अपना मुंह खोला, बंद कर दिया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो वापस क्यों आएगा? क्योंकि वो एक योद्धा बनना चाहता था। क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। ये भावनाएं थीं। और काओ सही था, भावनाएं बीत जाती हैं। तुम्हें नहीं पता, काओ ने कहा। और क्योंकि तुम्हें नहीं पता, तुम टिक नहीं पाओगे। वो जाने लगा। रुको, तातायोशी चिल्लाया। तो मुझे बताओ कि मुझे वापस क्यों जाना चाहिए? काओ रुक गया। वो धीरे से मुड़ा। क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य है। कर्तव्य? तातायोशी ने उलझन में दोहराया। किसके प्रति कर्तव्य? स्वयं के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति जो तुम बनने का वादा किया था। प्रेरणा एक भावना है, कर्तव्य एक आदेश है। भावनाएं हवा के साथ बदलती हैं, कर्तव्य हमेशा बना रहता है। तूफान। काओ ने एक और कदम बढ़ाया और फिर रुक गया। हम जापानियों के पास इसके लिए एक शब्द है, यामातो दामाशी, जापानी भावना। ये किसी चीज को करने की इच्छा के बारे में नहीं है। ये इसलिए करने के बारे में है क्योंकि ये आपकी पहचान है।
अध्याय 4। दूसरा दिन और पहला पाठ। तदायोशी अगले दिन लौटा, इसलिए नहीं कि वो चाहता था। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। उसके पैर मुश्किल से उसका भार संभाल पा रहे थे। हर मांसपेशी विरोध कर रही थी। लेकिन उसे काओ के शब्द याद थे। कर्तव्य तूफान में भी बना रहता है। काओ वहां इंतजार कर रहा था। इस बार उसके चेहरे पर कुछ अलग भाव था। स्वीकृति नहीं, बल्कि पहचान। तुम वापस आ गए, उसने कहा। मैंने कहा था कि मैं वापस आऊंगा। कल तुमने इसे भावुकता से कहा था, आज तुम इसे थकावट से कह रहे हो। कौन सा ज्यादा सच है? तायोशी ने सोचा। आज, उसने बिल्कुल सही कहा। कल तुम प्रेरित थे, आज तुम अपना कर्तव्य निभा रहे हो। एक गायब हो जाता है, दूसरा नहीं। काओ ने उसे कल जैसी ही मुद्रा में बैठने को कहा। इस बार शुरू करने से पहले उन्होंने समझाया, यामातो दमाशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप महसूस करते हैं। आप तब तक करते रहते हैं जब तक आप वो नहीं बन जाते जो आप हैं। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुमने किताबों में क्या पढ़ा? तदायोशी के अपनी मुद्रा में खड़े रहने पर काओ ने पूछा। युद्ध रणनीतियां? तदायोशी ने दांत पीसते हुए जवाब दिया। रणनीतियां, संरचनाएं, और क्या इसी ने तुम्हें योद्धा बनाया? क्यों कोई नहीं? तदायोशी ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान दर्द पर केंद्रित था। क्योंकि मैंने कोई कार्रवाई नहीं की। आंशिक रूप से सही, काओ ने कहा। चीनी ज्ञान, आपने जो भी अध्ययन किया है वो मूल्यवान है। शास्त्रीय संगीत रणनीति सिखाता है, वे ज्ञान सिखाते हैं। लेकिन एक पुरानी कहावत है, यामातो दामाशी के बिना ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। तादोशी को लगा कि उसके पैर फिर से कांपने लगे हैं। आपको इसका मतलब पता है? काओ ने बोलना जारी रखा। इसका मतलब है कि आप दुनिया की हर लड़ाई जीतने का तरीका जान सकते हैं, लेकिन अगर आप में युद्ध के मैदान में उतरने का जज्बा ही नहीं है तो वो ज्ञान बेकार है। यामातो दामाशी वो आत्मा है जो ज्ञान को कर्म में परिवर्तित करती है। जब आपका हर हिस्सा रुकना चाहता है, तब भी संगीत की भावना ही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ताड़ी के पैर लड़खड़ा गए, वो गिर गया। इस बार 20 मिनट, कल से 5 मिनट ज्यादा। काओ ने सिर हिलाया। प्रगति इसलिए नहीं कि आप मजबूत हो गए हैं। आपका शरीर कल की तुलना में आज कमजोर है। आपने प्रगति की है क्योंकि आपने सीख लिया है कि दर्द दुश्मन नहीं है, संकोच शत्रु है। सदियों बाद टोक्यो विश्वविद्यालय में मानव व्यवहार के एक शोधकर्ता, जिन्होंने 15 वर्षों से अधिक समय तक समुराई संस्कृति का अध्ययन किया, ने हान काल के दौरान यामातो दमाशी की अवधारणा को समझाया कि ये संगीत सैन्यवाद के बारे में नहीं था। ये आयातित बौद्धिक ज्ञान और जन्मजात व्यवहारिक ज्ञान के बीच अंतर के बारे में था। जापानियों ने ये तो माना कि चीनी सिद्धांतों का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है, लेकिन निर्णायक रूप से कार्य करने की क्षमता के बिना, उस भावना के बिना, वो ज्ञान निष्फल ही रहा। ये तैराकी के बारे में जानने और वास्तव में तैरने के बीच का अंतर था। अध्याय 5। नदी से मिलने वाला सबक। तीसरे दिन तातायोशी भोर होने से ठीक पहले पहुंचे। काओ इंतजार कर रहा था, लेकिन इस बार वे खुले मैदान में नहीं रुके। आज आपको ये समझ आएगा कि जब आप चाहे तब संगीत करना और मजबूरी में संगीत करना, इन दोनों में क्या अंतर है, कीटो ने कहा। मेरे पीछे आओ। वे पास की एक नदी की ओर चले गए। पानी तेज और ठंडा था। काओ ने नदी के बीच में स्थित एक चट्टान की ओर इशारा किया। जब तक मैं तुम्हें जाने के लिए न कहूं, तब तक तुम उस चट्टान पर रहकर करतब दिखाते रहोगे। तातोशी ने बर्फीले पानी की ओर देखा। कितनी देर के लिए? जब तक आपको समझ ना आ जाए। तातायोशी नदी में उतर गया। पानी इतना ठंडा था कि उससे चाकू की तरह चुभन होती थी। वो चट्टान पर कूद गया, फिसल गया, लगभग गिर ही गया, लेकिन किसी तरह अपना संतुलन बनाए रखने में कामयाब रहा। उसने अपनी मुद्रा धारण कर ली। पानी की लहरें उसके पैरों से टकरा रही थीं। ठंड असहनीय थी। 5 मिनट बीतने के बाद वो बेकाबू होकर कांपने लगा। 10 मिनट बीतने के बाद उसे अपने पैरों में कोई संवेदना महसूस नहीं हो रही थी। 15 मिनट बीत गए और वो घबराने लगा था। उसके शरीर की हर कोशिका चिल्ला रही थी, यहां से निकल जाओ।
उसने किनारे पर खड़े काइयों की ओर देखा। बूढ़ा आदमी बिना हिले डुले बैठा रहा और उसे घूरता रहा। मालिक! तायोशी चिल्लाया, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारे पूर्वजों ने सहन किया, काओ ने पलटकर चिल्लाते हुए कहा। वे कई दिनों तक युद्ध के मैदानों में डटे रहे। वे खुले घावों के साथ आगे बढ़े। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, और आप ठंडे पानी को सहन नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? तादायोशी ने चिल्लाकर जवाब दिया। मुझे ऐसा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य है, कीटो दहाड़ा। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। आपने मुझसे आपको सिखाने के लिए कहा था। आपने योद्धा बनने का वादा किया था। ये कोई अनुरोध नहीं है, ये एक घोषणा है, और घोषणाएं कर्तव्य की मांग करती हैं। तादायोशी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो नदी के पानी में मिल रहे थे। उन्होंने संगीत छोड़ देने के बारे में सोचा। उसने जाने के बारे में सोचा। यह बहुत आसान होगा। लेकिन तभी उसे अपने पिता का चेहरा याद आ गया। आप में एक सेनापति का दिमाग और एक लेखक का दिल है। अन्य रईसों की हंसी है, और आप किताबों के योद्धा हैं। इतने सालों तक पढ़ाई की, संगीत पढ़ा, योजना बनाई, और कुछ भी नहीं बदला। वो अब वो आदमी नहीं रहा था। अभी नहीं, यहां नहीं। वो ठंडा बना रहा, दर्द बना रहा। लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया। उसने इसका विरोध करना बंद कर दिया। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मैंने यहां रहना चुना है। मैं यहां इसलिए रुकता हूं क्योंकि मुझे रुकना ही होगा। उन्हें पता भी नहीं चला कि कितना समय बीत गया। अंततः कीटो चिल्लाया, निकल जाओ! तादोशी चट्टान से कूद गया। उसके पैर लगभग निष्क्रिय अवस्था में थे। काइतो ने उसे नदी से बाहर निकाला और उसे पहले से जल रही आग के पास ले गया। 45 मिनट, काइयो ने कहा। आप 45 मिनट तक रुके। तादायोशी अविश्वास भरी निगाहों से उसे घूर रहा था। ऐसा लगा जैसे कई घंटे बीत गए हों। क्या तुम्हें पता है वहां क्या हुआ था? काइदो ने पूछा। पहले 15 मिनट तक तुमने असुविधा से संघर्ष किया। इससे आप थक गए। फिर कुछ बदल गया। आपने लड़ना बंद कर दिया। आपने ये स्वीकार किया कि ठंड सहना आपका कर्तव्य था, और जब आपने इसे स्वीकार कर लिया तो विरोधाभासी रूप से ये आसान हो गया। दर्द कम होने की वजह से नहीं, बल्कि शारीरिक पीड़ा के साथ मानसिक पीड़ा को जोड़ने से रोकने की वजह से। काओ ने आग में घी डाला। यही यामातो दमाशी है। इसका मतलब भावनाओं को महसूस न करना नहीं है। इसका मतलब है भावनाओं को अपने कार्यों को निर्देशित न करने देना। क्या आपको ठंड लगी? हाँ। क्या आपको जाने का मन हुआ? हाँ। लेकिन आप रुके रहे, क्योंकि कर्तव्य असुविधा से समझौता नहीं करता। अध्याय 6। गुरु उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। उस रात काओ ने तादायोशी को जल्दी घर लौटने की अनुमति दी, लेकिन पहले वे नदी के किनारे बैठकर बहते पानी की आवाज सुनते रहे। क्या आप जानते हैं कि मैंने आपको यामातो दमाशी के बारे में क्यों सिखाया? काइतो ने पूछा। तादायोशी ने सिर हिलाया। क्योंकि आप ठीक उसी तरह के व्यक्ति हैं जिन्हें बचाने के लिए ये अवधारणा बनाई गई थी। काओ ने तारों की ओर देखा। सदियों पहले हमारे कुलीन वर्ग ने चीनी शास्त्रीय ग्रंथों, बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशसवाद, रणनीति, दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। वे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, लेकिन उनमें से कई आप जैसे थे। वे सब कुछ जानते थे और कुछ नहीं करते थे। आत्मा के बिना ज्ञान, अभ्यास के बिना सिद्धांत। तभी हमारे पूर्वजों ने कुछ महसूस किया। उन्हें एक ऐसे शब्द की जरूरत थी जो ये बता सके कि सिर्फ जानने वाले और असल में काम करने वाले लोगों में क्या फर्क है। सिर्फ काजुकाई यानी चीनी ज्ञान होना काफी नहीं था। आपको यामातो दमाशी यानी मूल भावना, वो आत्मा चाहिए थी जो आपको तब भी काम करने के लिए प्रेरित करती है जब आप करना नहीं चाहते। काओ ने आगे कहा, ये चीनी विरोधी या विदेशी विरोधी होने की बात नहीं थी। ये इस बात को पहचानने की बात थी कि ज्ञान एक औजार है, लेकिन आत्मा कारीगर है। आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी तलवार हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास उसे चलाने का साहस नहीं है तो वो सिर्फ दिखावटी धातु है। तादायोशी ने हर शब्द को आत्मसात कर लिया। क्या आप जानते हैं कि उन प्राचीन लोगों ने कौन सा सत्य खोजा? काओ ने पूछा।
वो व्यावहारिक ज्ञान, वास्तविक समस्याओं को हल करने की क्षमता, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता, जरूरत पड़ने पर काम करने की क्षमता किताबों से नहीं आती। ये करने से, उपस्थित होने से, अपने कर्तव्य को निभाने से आती है, जब आपका हर हिस्सा भाग जाना चाहता है। यामातो दमाशी यही थी, युद्ध पर बहस करने वाले विद्वान और वो योद्धा जो युद्ध में लड़ता है, साहस के बारे में लिखने वाले कवि और साहस से कार्य करने वाले व्यक्ति के बीच। 3 दिन पहले के तुम और अब के तुम, अध्याय 7, महान प्रलोभन, दूसरा सप्ताह। तादोशी ने प्रगति की थी। वो लंबे समय तक आसन धारण कर सकता था। उसकी मांसपेशियां प्रतिक्रिया देने लगी थी। लेकिन फिर असली परीक्षा आई। पूर्णिमा का उत्सव था। सभी कुलीन लोग वहां होंगे। संगीत, कविता, साके उत्सव। तादोशी को आमंत्रित किया गया था। पिछली रात वो मुश्किल से सो पाया, उत्साह से नहीं, आंतरिक संघर्ष से। उसने लगातार 7 दिन प्रशिक्षण लिया था। एक रात से क्या फर्क पड़ेगा, है ना? उसे आराम का हक था, उसे मौज मस्ती का हक था। 8वें दिन की सुबह वो मैदान में नहीं आया। काओ ने इंतजार किया। उसने सूर्योदय होते देखा। तादोशी नहीं आया। तादोशी पार्टी के बाद घर पर सो रहा था। जब वो उठा तो काफी देर हो चुकी थी और अपराध बोध ने उसे तुरंत जकड़ लिया। आखिरकार 1 हफ्ते बाद ही वो टूट गया था, वे वादे। अगले दिन वो खाली मैदान की ओर गया, ये उम्मीद करते हुए कि वो खाली होगा। कीटो इतना निराश होगा कि शायद वो फिर कभी नहीं आएगा। लेकिन कीटो वहां इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, उस पर कुछ और ही दिख रहा था, उदासी। काओ ने कहा, तुम चूक गए, ये त्योहार था। मैं चुप रहा। कीटो ने बीच में टोकते हुए कहा, गुस्से से नहीं बल्कि थके हुए स्वर में, तुम्हें मुझे कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खुद को स्पष्टीकरण देना चाहिए और तुम असफल रहे। तादोशी की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ करना, कृपया मुझे बोलने दो। ये एक गलती थी, ये एक चुनाव था। काइतो ने सुधार किया। तुमने कर्तव्य के बजाय आराम को, वादे के बजाय आनंद को चुना। और तुम जानते हो इससे क्या साबित होता है? कि तुम अब भी यामातो दमाशी को नहीं समझते। तुम अब भी सोचते हो कि ये तब करना है जब ये सुविधाजनक हो। कीटो जाने के लिए मुड़ने लगा। रुको, तायोशी ने विनती की, मुझे एक और मौका दो। अब मैं समझ गया हूं, मैं सच में समझ गया हूं। समझे? कायो मुड़ा। तो मुझे समझाओ, यामातो दमाशी क्या है? तातोशी ने गहरी सांस ली। ये तब भी होता है जब तुम नहीं चाहते। आंशिक रूप से सही, जारी रखो। ये भावना से ऊपर कर्तव्य है। ये परिणाम है, सार नहीं। और गहराई से। तातोशी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने सीखे हुए हर ज्ञान के बारे में सोचा। नदी की ठंडक, मुद्राओं का दर्द। और फिर उसे समझ आया, ये तुम कौन हो ये मायने रखता है, न कि तुम क्या करते हो। ये आपकी पहचान है। जब मैं इसे तोड़ता हूं तो मैं कोई आदत नहीं तोड़ रहा होता हूं। मैं अपने उस स्वरूप के साथ विश्वासघात कर रहा हूं जैसा मैंने स्वयं को घोषित किया था। काओ कुछ देर चुप रहा, फिर उसने सिर हिलाया। अब तुम समझने लगे हो। कल तुमने सुख को चुना, काओ ने आगे कहा। आज तुम्हें परिणाम चुनना होगा। हर विकल्प की एक कीमत होती है। कल की कीमत आज चुकानी पड़ती है। इसके बाद कायो ने जो किया उससे तादोशी पूरी तरह टूट गया। उसने उसे लगातार 2 घंटे तक उसी मुद्रा में रहने के लिए मजबूर किया। कोई दया नहीं। जब तातायोशी कांपते और रोते हुए गिर पड़ा तो काओ ने कहा, यह दर्द, तुमने इसे कल खुद चुना था। जब तुम अपने कर्तव्य का उल्लंघन करते हो तो तुम परिणामों से बच नहीं सकते। तुम उन्हें केवल टालते हो और वे और भी बदतर होकर लौटते हैं। उसी क्षण तातायोशी को यह एहसास हुआ कि अनुशासन के प्रति उनकी पूरी समझ को बदल देगा। समस्या कभी ये नहीं थी कि क्या करना है ये पता ना होना। समस्या ये थी कि वो गलत खेल खेल रहा था। अध्याय 8, पहचान, कर्म नहीं। अगले दिन काओ ने अलग तरीके से पढ़ाना शुरू किया। शारीरिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन्होंने तातायोशी को संगीत पर बिठा दिया।
क्या आपको लगता है कि अनुशासन का मतलब कठिन काम करना है? काओ ने पूछा। ये नहीं है, नहीं। अनुशासन का अर्थ है ऐसा व्यक्ति बनना जिसके लिए ये चीजें गैर समझौता योग्य हों। मुझे प्रशिक्षण लेना चाहिए और मैं प्रशिक्षण लेने वाला व्यक्ति हूं। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक है चाहत, दूसरा मुद्दा पहचान का है। काओ ने मिट्टी पर चित्र बनाया। देखो, जब तुम कहते हो कि मैं एक योद्धा बनना चाहता हूं, तो तुम अपने वर्तमान स्वरूप और अपने भावी स्वरूप के बीच दूरी पैदा कर रहे हो। संगीत से मिलने वाली ये दूरी बातचीत की गुंजाइश देती है। मैं जाना तो चाहता हूं, लेकिन आज नहीं। मैं जाना तो चाहती हूं, लेकिन मैं थक गई हूं। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं एक योद्धा हूं, तो कोई दूरी नहीं रह जाती, कोई समझौता नहीं होगा। योद्धा इसलिए प्रशिक्षण नहीं लेते क्योंकि वे ऐसा करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए प्रशिक्षण लेते हैं क्योंकि योद्धाओं का यही तरीका होता है। ये पहचान का मामला है, पसंद का नहीं। तातोशी को लगा जैसे उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ हो। इसलिए यामातो दमाशी का देश जबरदस्ती कार्रवाई करवाना नहीं है। बिल्कुल। काओ ने हफ्तों बाद पहली बार मुस्कुराया। यामातो दमाशी का अर्थ है किसी पहचान को इस प्रकार पूर्णतः आत्मसात करना कि संगीत के माध्यम से क्रिया स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हो। आप ये पूछना बंद कर देते हैं, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? और बस इसे करना शुरू कर दें, क्योंकि ऐसा न करना असंभव है। यही आपकी पहचान है। काओ ने आगे कहा, अतीत के महान योद्धाओं के बारे में सोचो। वे हर दिन सुबह उठकर ये तय नहीं करते थे कि उन्हें प्रशिक्षण लेना है या नहीं। वो सवाल तो था ही नहीं। वे योद्धा थे। योद्धा प्रशिक्षण लेते हैं। ये इतना आसान है। कीटो ने समझाया कि आपकी किताबी जानकारी में समस्या ये नहीं थी कि आपके पास ज्ञान था। बात ये थी कि आपने खुद को एक ऐसे विद्वान के रूप में पहचाना जो योद्धा बनना चाहता था, न कि एक ऐसे योद्धा के रूप में जो अध्ययन करता है। आपको फर्क दिखता है? तातोशी ने पहली बार स्पष्ट रूप से देखा। आने वाले महीनों में, कीटो ने कहा, मैं तुम्हें अपनी पहचान बदलना सिखाऊंगा। विचारों से नहीं, बल्कि इतने निरंतर अभ्यास से कि तुम्हारे शरीर और मन के पास ये स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प न बचे कि तुम अब वो नहीं हो जो तुम पहले थे। अध्याय 9, परिवर्तन। अगले महीने बहुत कठिन थे, लेकिन तादायोशी में कुछ मूलभूत परिवर्तन आया। उसने खुद से मोल भाव करना बंद कर दिया। काओ ने उसे एक सरल सिद्धांत सिखाया, एक बार निर्णय लो, 1000 बार उस पर अमल करो। तादायोशी ने तय किया कि वो कौन है। वो नहीं जो बनना चाहता था, बल्कि वो कौन है। और फिर वो 90 दिनों तक बिना किसी सवाल के उसी व्यक्ति के रूप में जिया। हर दिन सूर्योदय से पहले। कोई अपवाद नहीं, नहीं आज नहीं, नहीं मैं बहुत थका हुआ हूं। सवाल, क्या मैं आज अभ्यास करने जा रहा हूं? बस अस्तित्व में ही नहीं था। बेशक वो करेगा। योद्धा अभ्यास करते हैं, और वो एक योद्धा था। छठे सप्ताह में कुछ अजीब होने लगा। तादायोशी अपने अलार्म बजने से पहले ही उठ जाता था। उसका शरीर अपने आप तैयारी शुरू कर देता था। 8वें सप्ताह तक उसे एहसास हुआ कि वो अब प्रशिक्षण के बारे में उसने अब और नहीं सोचा। वो बस आ गया। कईयों ने संतुष्टि से देखा। देखो क्या हुआ, तुम्हारे दिमाग ने आखिरकार इसे स्वीकार कर लिया। अब तुम इसे जबरदस्ती नहीं कर रहे हो, ये सहजता से हो रहा है। लेकिन असली परिवर्तन 63वें दिन आया। तादायोशी बीमार होकर उठा। बुखार था, शरीर में दर्द था, दिमाग सुस्त था। प्राचीन आवाज ने फुसफुसाया, आज तुम्हें आराम करना चाहिए। फिर भी वो उठा। वो लड़खड़ाते हुए खुले मैदान में पहुंचा। काओ वहां था और उसने तुरंत उसकी हालत देख ली। तुम बीमार हो? काओ ने कहा। हाँ। तुम क्यों आए? तायोशी ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। क्योंकि मैं ऐसा ही हूं। कईयो मुस्कुराया। एक छोटी सी मुस्कान नहीं, बल्कि सच्चे गर्व की एक बड़ी मुस्कान। अब तुम समझ गए। यामातो दामाशी का मतलब ताकतवर होना नहीं है। इसका मतलब है अडिग होना। शक्ति में नहीं, बल्कि पहचान में। घर जाओ, काओ ने धीरे से कहा। आज आराम करो, लेकिन तुमने पहले ही अपनी बात साबित कर दी है। तुम इसलिए नहीं आए थे क्योंकि तुम्हें खुद को साबित करना था, मेरे लिए। तुम इसलिए आए
क्योंकि तुम आए बिना रह नहीं सकते थे। तुम बदल गए हो। तातोशी घर लौट आया, लेकिन कुछ मौलिक रूप से बदल गया था। उसे आराम करने में कोई अपराध बोध नहीं था, क्योंकि यह विश्राम नहीं था, ये रणनीति थी। योद्धा कल बेहतर लड़ने के लिए आराम करते हैं। कमजोर लोग इसलिए आराम करते हैं क्योंकि वे लड़ने से डरते हैं। इरादा, पहचान, उद्देश्य में अंतर। अध्याय 10, अंतिम पाठ। दिन 90। 3 महीने का निरंतर प्रशिक्षण। तातोशी योशी अब पहले जैसा आदमी नहीं रहा। शारीरिक रूप से वो बदल गया था। जहां कोमलता थी वहां मांसपेशियां उभर आई थीं। जहां कोमल त्वचा थी वहां कठोर त्वचा उभर आई थी। लेकिन असली बदलाव अदृश्य था। काओ ने उसे आखिरी बार बिठाया। तुमने अपना गहन प्रशिक्षण काल पूरा कर लिया है। अब मैं तुम्हें वो सच्चाई बताऊंगा जिसे तुम्हें खुद खोजना था। यामातो दामाशी कभी प्रशिक्षण के बारे में नहीं था। ये मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में था। वो तायोशी जो 3 महीने पहले यहां आया था, वो आदमी जो सब कुछ जानता था और कुछ नहीं करता था, उसकी मृत्यु हो गई। हर दिन जब तुम जागते और आराम के बजाय कर्तव्य को चुनते, तो तुम उसे मार रहे होते और एक नए रूप में जन्म ले रहे होते। तुमने जो किताबें पढ़ी वे गलत नहीं थीं, काओ ने आगे कहा। तुम्हारे पास जो ज्ञान है वो मूल्यवान है, लेकिन आत्मा के बिना ज्ञान एक लाश के समान है। शायद सुंदर हो, लेकिन निर्जीव। यामातो दामाशी वो आत्मा है जो ज्ञान को जीवंत करती है। यही वो चीज है जो सूचना को ज्ञान में, सिद्धांत को व्यवहार में और इरादे को वास्तविकता में बदल देती है। काओ खड़ी हो गई। मुझे आपको एक आखिरी चीज दिखानी है। वो तातायोशी को एक खुले मैदान में ले गया। वहां 20 सशस्त्र पुरुष, सैनिक, असली योद्धा इंतजार कर रहे थे। काओ ने बताया कि ये लोग पास के ही एक कबीले से हैं। उन्हें एक प्रशिक्षक की जरूरत है। कोई ऐसा व्यक्ति जो रणनीति को समझता हो, लेकिन जिसने ये भी साबित कर दिया हो कि वो उसे क्रियान्वित कर सकता है। कोई व्यक्ति जिसके पास यमातो दमशी है। तातायोशी ने पुरुषों की ओर देखा और फिर काइयो की ओर। आप मेरी सिफारिश कर रहे हैं? नहीं, काओ ने कहा। मैं तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य सौंप रहा हूं। आपने योद्धा बनने का प्रशिक्षण लेने में 3 महीने बिताए। अब तुम दूसरों को योद्धा बनना सिखाओगे, किताबों के माध्यम से नहीं। हालांकि आपकी किताबें उपयोगी हैं, उदाहरण के माध्यम से, पहचान के माध्यम से, यमातो दमाशी के माध्यम से। तातायोशी को लगा जैसे उसके गले में कुछ जकड़ गया हो। मुझे नहीं पता कि मैं तैयार हूं या नहीं, काओ ने कहा। कोई नहीं है, लेकिन योद्धा के लिए तैयार महसूस करने का इंतजार नहीं करते। वे उपस्थित होते हैं और कार्रवाई के माध्यम से तैयार हो जाते हैं। अब आपको यह पता चल गया है। अध्याय 11, सच्चा अर्थ। काओ ने तायोशी को सैनिकों से मिलवाने से पहले उसे एक तरफ खींच लिया। मैं आपको यमातो दमाशी के बारे में कुछ ऐसा बताता हूं जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। हमारे पूर्वज में एक पुरानी कहावत कहा करते थे, यमातो दमाशी के बिना ज्ञान का कोई खास उपयोग नहीं है। आपने ये बात मुझसे पहले भी सुनी होगी, लेकिन अब मैं समझाऊंगा कि ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। काओ ने समझाया। कुछ समय के लिए हमारे अभिजात वर्ग चीनी संस्कृति के प्रति जुनूनी थे, और ये सच था कि चीनियों के पास अविश्वसनीय ज्ञान, दर्शन, रणनीति और कला थी। लेकिन कुछ जापानी रईसों को एक समस्या का एहसास होने लगा। वे युद्ध के बारे में सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी युद्ध नहीं लड़ा था। उन्हें शासन प्रशासन के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन वे कठिन निर्णय नहीं ले सकते थे। वे साहस के बारे में सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी इसका परीक्षण नहीं किया था। उनके पास कराजुकाई चीनी भाषा का ज्ञान तो था, लेकिन उस ज्ञान का उपयोग करने की यमातो दमाशी नहीं थी, और आत्मा के बिना ज्ञान बेकार है। आप ठीक 3 महीने पहले ऐसे ही थे, कीटो ने तादोशी की आंखों में देखते हुए कहा। आपको चीनी ग्रंथों से सैन्य रणनीति का सारा ज्ञान प्राप्त था। आप सुनुनसू के उद्धरण दे सकते हैं, रणनीति पर बहस कर सकते हैं, संरचनाओं की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन आपने कभी पसीना नहीं बहाया, कभी अपनी मांसपेशियों में जलन महसूस नहीं की, कभी अपने शरीर को ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर नहीं किया जिसे आपका दिमाग असंभव बताता था। आपका ज्ञान
निर्जीव था, क्योंकि आपके पास उसे जीवंत करने के लिए कोई आत्मा नहीं थी। कायो ने आगे कहा, यामातो दामाशी विदेशी ज्ञान को अस्वीकार नहीं करते, वे उसे पूर्ण करते हैं। वे सिद्धांत को व्यवहार में बदलते हैं। वे मैं जानता हूं को मैं करता हूं में परिवर्तित करते हैं। यही अवधारणा का सही अर्थ है। कीटो ने कहा कि ये जापानी होने बनाम चीनी होने का मुद्दा नहीं है। इसका मतलब ये समझना है कि ज्ञान दो स्रोतों से आता है, बौद्धिक ज्ञान और वास्तविक अनुभव। और वास्तविक अनुभव वो भावना जो आपको कार्य करने, कष्ट सहने, दृढ़ रहने और रूपांतरित होने के लिए प्रेरित करती है, वो यामातो दामाशी है। तातायोशी ने धीरे से सिर हिलाया। अब सब कुछ समझ में आ गया। ये उनकी पढ़ाई को नकारने के बारे में नहीं था, ये उन्हें क्रिया के माध्यम से पूरा करने के बारे में था। इसका उद्देश्य सिद्धांत और वास्तविकता के बीच सेतु बनना था। अब जाओ, काओ ने कहा, और इन लोगों को केवल वही मत सिखाओ जो तुम जानते हो, उन्हें वो सिखाओ जो तुम बन गए हो। अध्याय 12। 5 वर्ष बाद। उस खुले मैदान में पहले दिन के बाद से 5 साल बीत चुके थे। अब 29 वर्षीय तातायोशी वही बन चुके थे जिसका उन्होंने सपना देखा था। वो सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक सेनापति और एक नेता भी थे, जिनका लोग भय से नहीं बल्कि सम्मान से अनुसरण करते थे। वो 300 सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था। उन्होंने 3 महत्वपूर्ण युद्ध जीते थे, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने वही सिखाया जो काओ ने उसे सिखाया था, यामातो दमशी। उनके सैनिक सबसे मजबूत नहीं थे, उनके पास बेहतरीन उपकरण नहीं थे, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था जो दुश्मन सेनाओं के पास नहीं था। उन्होंने बातचीत नहीं की। जब आदेश आया तो उन्होंने बिना किसी झिझक के, बिना किसी आंतरिक प्रश्न के उसका पालन किया। इसलिए नहीं कि वे अंधे थे, बल्कि इसलिए कि उनकी एक पहचान थी। उन्होंने कहा, हम तातायोशी के सैनिक हैं, और तातायोशी के सैनिक टूटते नहीं हैं। एक दिन एक युवा संगीतकार तायोशी आया। वो तातोशी को खुद की याद दिलाता था, बुद्धिमान, मेहनती, लेकिन कमजोर। जनरल, उस युवक ने कहा, मैंने सभी नियमावली पढ़ ली हैं, मुझे सारी तकनीकें पता हैं, लेकिन ट्रेनिंग कैंप में मैं एकदम घबरा जाता हूं। मुझे पता है क्या करना है, लेकिन मैं वो नहीं कर सकता। क्यों? तो ही मुस्कुराई। वो इस सवाल का सालों से इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि एक दिन उसे वो सब कुछ आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा जो कायो ने उसे सिखाया था। क्योंकि तुम्हारे पास आत्मा के बिना ज्ञान तो है, तादोशी ने कहा। ज्ञान आपको बताता है कि क्या करना है। यामातो दमाशी आपको वो करने के लिए प्रेरित करता है। कल सूर्योदय से पहले मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वो सिखाऊंगा जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। और अगले दिन जंगल के खुले मैदान में एक नया चक्र शुरू हुआ। हान काल के विशेषज्ञ, एक जापानी इतिहासकार जिन्होंने सांस्कृतिक अवधारणाओं के विकास का अध्ययन करने में कई वर्ष बिताए हैं, बताते हैं, आधुनिक लोग यामातो दमाशी के बारे में जो नहीं समझते हैं वो ये है कि वे बौद्धिक विरोधी नहीं थे, वो संरक्षणवादी थे। हान अभिजात वर्ग चीनी शास्त्रीय संगीत के अध्ययन में इतना लीन था कि वो अप्रभावी होता जा रहा था। यामातो दमाशी इसका प्रतिकार था, जो ज्ञान को अस्वीकार नहीं करता था, बल्कि इस बात पर जोर देता था कि क्रियान्वयन के बिना ज्ञान व्यर्थ है। ये सिद्धांत को व्यवहार से, अध्ययन को कर्म से और विचार को गति से जोड़ने का आह्वान था। टोना अध्याय 13। विरूपण और वापसी। तातायोशी 67 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। उन्होंने जापान में बहुत बदलाव देखे, लेकिन काओ ने उन्हें जो सिखाया था उसे वे कभी नहीं भूले, और उन्होंने यामातो दमाशी के सिद्धांतों पर जीना कभी नहीं छोड़ा। लेकिन यामातो दमाशी की कहानी तातायोशी और काओ जैसे लोगों के साथ समाप्त नहीं हुई। सदियों बाद, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले के काल में इस अवधारणा का दुरुपयोग किया गया। सैन्यवादी सरकारों ने यामातो दमाशी, ज्ञान को कर्म से जोड़ने की इस सुंदर अवधारणा, क्रियान्वयन की भावना को विकृत करके एक भयावह रूप दे दिया। उन्होंने कहा कि यामातो दमाशी का अर्थ सम्राट के लिए मरना है। इसका अर्थ अंध राष्ट्रवाद है, कि जापानी भावना अन्य सभी से श्रेष्ठ है।
जिसमें सैनिकों को व्यक्तिगत कर्तव्य के लिए नहीं बल्कि कट्टर आज्ञाकारिता के कारण मृत्यु तक लड़ना चाहिए। ये यामातो दमाशी नहीं था, ये किसी पवित्र चीज के नाम का इस्तेमाल करके किया गया प्रचार था। असली यामातो दमाशी, जिसे कीतो ने सिखाया, जिसने तादायोशी को रूपांतरित किया, उसका राष्ट्रीय श्रेष्ठता से कोई लेना देना नहीं था। इसका संबंध व्यक्तिगत श्रेष्ठता से था, दूसरों से बेहतर होने से नहीं, कल से बेहतर होने से नहीं। ये आंतरिक युद्ध के बारे में था, अपने उस स्वरूप को नष्ट करने के बारे में था जो समझौता करता है, टालता है, जो जानता तो है लेकिन कार्य नहीं करता, और ऐसे व्यक्ति के रूप में जन्म लेने के बारे में था जो केवल क्रिया करता है, भावनाओं से नहीं, पहचान से नहीं। आज यामातो दमाशी शब्द इस अंधकारमय काल के घावों से भरा है। कई जापानी इसका उपयोग करने से बचते हैं, लेकिन इसका सार, वो सत्य जिसकी हम आज बात करते हैं, कभी नहीं मरा। ये हर बार जीवित रहता है जब कोई भावना से ऊपर कर्तव्य को चुनता है, हर बार जब कोई तब उपस्थित होता है जब वो नहीं चाहता, हर बार जब कोई ज्ञान को क्रिया में, सिद्धांत को व्यवहार में, इरादे को वास्तविकता में बदलता है। अध्याय 14, यामातो दमाशी को अपनाना। आज यामातो दमाशी का अनुभव करने के लिए आपको समुराय होने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि जापानी होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मूल रूप से यामातो दमाशी संस्कृति के बारे में नहीं है, ये सार्वभौमिक मानवीय सत्य के बारे में है। सत्य ये है कि प्रेरणा या उत्साह एक झूठ है। प्रेरणा एक भावना है और भावनाएं हवा के साथ बदलती रहती हैं। सोमवार को आप प्रेरित होते हैं, बुधवार को आप थक जाते हैं, शुक्रवार को आप हार मान लेते हैं, रविवार को आप फिर से शुरू करने का वादा करते हैं। ये चक्र सपनों को मार देता है, ये क्षमता को नष्ट कर देता है, ये उस व्यक्ति को नष्ट कर देता है जो आप बन सकते थे। यामातो दमाशी ही इसका उत्तर है और ये इस तरह काम करता है। सबसे पहले आप जो करेंगे उसके बारे में वादे करना बंद करें। आप कौन हैं इसके बारे में घोषणाएं करें। ये ना कहें मैं जिम जाता हूं, कहें मैं व्यायाम करने वाला व्यक्ति हूं। ये ना कहें मुझे और पढ़ना चाहिए, कहें मैं हर दिन पढ़ने वाला व्यक्ति हूं। अंतर छोटा लगता है, लेकिन ये सब कुछ बदल देता है। दूसरा, समझें कि कर्तव्य है ये अटल सत्य है। जब आप कहते हैं मैं एक्स करता हूं, तो आप कोई उद्देश्य नहीं बना रहे होते, आप एक पहचान बना रहे होते हैं, और पहचान की कोई छुट्टी नहीं होती। आप अपने होने से कभी छुट्टी नहीं ले सकते, आप हर दिन आप ही होते हैं। तीसरा, ये स्वीकार करें कि परिवर्तन के लिए पीड़ा आवश्यक है। आराम के चक्र को तोड़ना, अच्छी आदतें बनाना और बुरी आदतों को छोड़ना, अपनी इच्छाओं का त्याग करना बहुत कष्टदायी होता है, लेकिन पीड़ा एक कड़वी गोली की तरह होती है। शुरुआत में ये असहज होती है, लेकिन अंततः आप ठीक हो जाते हैं। चौथा, बिना कर्म के ज्ञान एक भ्रम है। आप वर्षों तक प्रशिक्षण का अध्ययन कर सकते हैं और कमजोर रह सकते हैं। आप व्यवसाय के बारे में पढ़ सकते हैं और कंगाल रह सकते हैं। आप रिश्तों के बारे में सीख सकते हैं और अकेले रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास कराजुकाई का ज्ञान तो है, लेकिन उसे अमल में लाने की भावना यामातो दमाशी नहीं है। ज्ञान आपको रास्ता दिखाता है, यामातो दमाशी आपको चलने पर मजबूर करती है। पांचवा, निरंतरता तीव्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। तातोशी एक दिन के गहन प्रशिक्षण से योद्धा नहीं बने, वे 90 दिनों तक हर दिन उपस्थित होकर योद्धा बने। दिन, बीमार होने पर भी, थके होने पर भी, यहां तक कि जब उसका मन न भी हो। परिवर्तन किसी एक वीरतापूर्ण प्रयास से नहीं आता, ये कर्तव्य के 1000 छोटे छोटे कार्यों को पूरा करने से आता है। इसलिए असंभव कार्यों पर ध्यान केंद्रित न करें। एक ही दिन में 16 घंटे पढ़ने की कोशिश करने के बजाय 3 या 4 घंटे पढ़ने पर ध्यान केंद्रित करें, लेकिन हर दिन लगातार बिना रुके। प्रतिदिन घंटों की संख्या के बारे में चिंता न करें, इस आदत को बनाए रखने के दिनों की संख्या के बारे में चिंता करें। लेकिन एक अंतिम रहस्य है जो काइतो ने तातायोशी को केवल अंतिम दिन सिखाया था। एक रहस्य जो अनुशासन के प्रति आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल देता है, और ये कुछ ऐसा है जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। अध्याय 15,
अंतिम रहस्य। ताता योशी के प्रशिक्षण के अंतिम दिन, पूरे 90 दिनों के बाद, काओ ने कुछ ऐसा कहा जो विरोधाभास जैसा लग रहा था। अब जब तुमने यामातो दमाशी सीख लिया है तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इसे कब तोड़ना है। तायोशी उलझन में था। तोड़ना? लेकिन आपने कहा था कि कर्तव्य पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, और ये समझौता नहीं करता। काइयो ने पुष्टि की। लेकिन कमजोरी से बाहर निकलने और बुद्धिमत्ता से तालमेल बिठाने में अंतर है। मुझे समझाने दीजिए, कीटो ने आगे कहा। यामातो दमाशी आत्मदंड के बारे में नहीं है। ये अंध संगति के नाम पर अपने शरीर या मन को नष्ट करने के बारे में नहीं है। ये आपके बड़े उद्देश्य की पूर्ति के बारे में है, न कि नियमों का कड़ाई से पालन करने के बारे में। यदि आप सचमुच बीमार हैं, आलसी नहीं बल्कि सचमुच बीमार हैं, तो आराम करना यामातो दमाशी का उल्लंघन नहीं है। ये उनका सम्मान करना है, क्योंकि आप कल बेहतर सेवा करने के लिए आराम कर रहे हैं। आज का काम न करने की इच्छा से भागना नहीं। अंतर समझ रहे हैं? तादायोशी ने देखा कि ये इरादे के बारे में है। योद्धा और अधिक दृढ़ लड़ाई के लिए रणनीतिक रूप से आराम करते हैं। काओ ने कहा। कायर लड़ने से बचने के लिए भावनात्मक रूप से आराम करते हैं। क्रिया एक ही हो, इरादा विपरीत हो, काइतो ने समझाया। परीक्षण सरल है। पूछें, मैं आज क्यों रुक रहा हूं? अगर जवाब यह है कि मैं ये नहीं करना चाहता, या ये कठिन है, या मुझे आराम करने का हक है, तो आप बातचीत कर रहे हैं। उस विचार को मिटा दो, निष्पादित करना। लेकिन अगर इसका जवाब यह है कि मेरे शरीर को आराम की जरूरत है ताकि मैं कल बेहतर प्रदर्शन कर सकूं, तो ये कोई समझौता नहीं है, ये रणनीति है। बिना बुद्धि के यामातो दमाशी कट्टरता है। काओ ने आगे कहा। बुद्धि के साथ यामातो दमाशी ही निपुणता है। इन दोनों को कभी भ्रमित न करें। ये अंतिम सबक था, और ये सबसे महत्वपूर्ण सबक था, क्योंकि यामातो दमाशी का लक्ष्य कभी भी ऐसे रोबोट बनाना नहीं था जो अंधाधुंध निष्पात करें। इसका उद्देश्य ऐसे योद्धाओं का निर्माण करना था जो उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करें, जो ये समझते हों कि अनुशासन किसी महान उद्देश्य की पूर्ति करता है। वो कर्तव्य कोई कारावास नहीं है। ये एक बार निर्णय लेने और लगातार निर्णय लेने के बोझ के बिना हजारों बार जीने की स्वतंत्रता है। तातायोशी की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन जो सच्चाई उन्होंने खोजी वो अलग थी। वो सत्य आज इसी क्षण आपके लिए उपलब्ध है। आपको और प्रेरणा की जरूरत नहीं है। प्रेरणा एक ऐसा ईंधन है जो समय के साथ खत्म हो जाता है। आपको यामातो दमशी की आवश्यकता है। आपको एक ऐसी मजबूत पहचान की जरूरत है कि कार्रवाई करना कोई विकल्प न रह जाए। ये एक अपरिहार्य घटना है। आपको ये समझना होगा कि आपके पास मौजूद सारा ज्ञान, सारे पाठ्यक्रम, किताबें, वीडियो, रणनीतियां, सब कुछ क्रियान्वयन की भावना के बिना बेकार हैं। यामातो दमशी के बिना ज्ञान का कोई खास उपयोग नहीं है। आपको ये स्वीकार करना होगा कि आप जो व्यक्ति अभी हैं, वो व्यक्ति जो जानता तो है लेकिन कार्य नहीं करता, जो योजना तो बनाता है लेकिन उसे क्रियान्वित नहीं करता, जो वादे तो करता है लेकिन उन्हें पूरा नहीं करता, उस व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त होना ही होगा। और आप ही हैं जो हर दिन अपने कर्तव्य का पालन करके उन्हें हरा सकते हैं। जब आपका मन न हो तब भी कार्रवाई करके, जब असुविधाजनक हो तब भी निरंतरता बनाए रखकर। और उस व्यक्ति के स्थान पर किसी नई चीज का जन्म होता है। कोई अडिग व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो समझौता नहीं करता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लोग सोचते हैं, वो ये सब कैसे कर लेता है? और इसका जवाब सरल है, वो ऐसा नहीं करता, वो है। ये यामातो दमशी है। ये कोई जापानी तकनीक नहीं है, ये मानवीय सच्चाई है। ये सपने देखने और जीने के बीच, चाहने और होने के बीच, मृत ज्ञान और जीवित बुद्धिमत्ता के बीच का अंतर है। और जब आप अंततः इसे समझ जाएंगे, बौद्धिक रूप से नहीं बल्कि अपनी आत्मा की गहराई में, तो आपको एहसास होगा कि आपको फिर कभी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे होंगे। आप कोई खास इंसान बन जाएंगे। और ये व्यक्ति
कुछ करने से खुद को रोक नहीं पाता। अगर इस वीडियो ने अनुशासन और कर्म के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदल दिया है, तो मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को एक्टिवेट करने का आग्रह करता हूं, ताकि आप भविष्य के कंटेंट को मिस न करें। अगर आप इसे अपने फ़ोन पर देख रहे हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो को शेयर करके इस कंटेंट को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। याद रखें, यमातो दमशी के बिना ज्ञान केवल निर्जीव जानकारी है जो आपके दिमाग में जगह घेरती है। यमातो दमशी का ज्ञान आपके जीवन को बदलने की शक्ति है। चुनाव आपका है, लेकिन जल्दी चुनें, क्योंकि हर दिन आप इसे टालते रहेंगे, आपका पुराना रूप और मजबूत होता जाएगा और एक दिन ये जीत जाएगा, जब तक कि आप आज उसे हरा नहीं देते। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहले ही ये साबित कर दिया है कि आपके पास कुछ ऐसा है जो अधिकांश लोगों के पास नहीं है। अब इसका इस्तेमाल करें, कार्रवाई करो, उपस्थित रहें, सम्मान के साथ चलें, रास्ते का अनुसरण करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।